हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंतिम प्रहार मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन सीरीज आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं उन दोस्तों के लिए जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए हैं। बिल्कुल अब अंतिम घड़ी जो आपके लगभग आप ये कह सकते हैं कि 2 मंथ आपके बाकी है। तो उन 2 मंथ्स में मैं पैरेलली आपको जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की है वो क्लासेस तो लेके आ ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड जो पीवाईक्यूज है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अब मोस्ट 35 क्वेश्चन सीरीज अंतिम प्रहार ये बैच आप ये समझ लीजिए, और ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा इसमें भी, जैसा कि पहले से हम करते आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस बैच की खासियत यह है दोस्तों कि यहाँ पर वैसे क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, पेपर यहीं से आएगा गुरु, इस बात को आप ठान लीजिए। और 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं और देखने हैं कि आपसे कितने इसमें से हो पाते हैं। मतलब भाई 2-3 क्लास मैं करवाऊंगा आपसे पहले, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपसे फिर स्कोर पूछना शुरू करूंगा कि आप 35 में से कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं, आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपसे बन पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो फोकस होगा बेसिकली हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा इसमें इंक्लूड किया है पीवाईक्यूज को। जनरली आप जानते हैं कि पीवाईक्यूज आपको अगर पता रहेगा थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आज मैं बेसिकली ज्यादा फोकस करूंगा मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर वाले सब्जेक्ट पे। बाकी हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। किसी से ज्यादा किया है, किसी से कम किया है, और आज जो ज्यादा किया है वो मैक्रो कंट्रोलर एंड मैक्रो प्रोसेसर से किया है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा चूंकि मैंने अभी मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं समझाया है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगे इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा यहाँ पर रखने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपसे क्वेश्चन में पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करना है। इंटेल 8051 मैक्रो कंट्रोलर हैज 16 बीट टाइमर काउंटर रजिस्टर्स। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने 8051 मैक्रो कंट्रोलर जो हैं उसमें 16 बीट टाइमर काउंटर रजिस्टर्स कितने होते हैं। तो भाई ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसमें से क्या आंसर देंगे। देखिए आपके पास जो मैक्रो कंट्रोलर है दोस्तों वो 2 तरीके के बल्कि 3 तरीके के मैक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ना है। आपको एक तो पढ़ना है मैक्रो कंट्रोलर 8051, और आपको नेक्स्ट पढ़ना है 8052, और एक आपको पढ़ना 8032। ठीक है ना। तो ये 3 मैक्रो कंट्रोलर जनरली आपको सिलेबस में पढ़ना है, और खास करके ये जो दोनों मैक्रो कंट्रोलर है 8051 एंड 8052, ये दोनों मैक्रो कंट्रोलर ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को आप इसको स्किप कर देंगे तो चलेगा, बट इन दोनों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मैक्रो कंट्रोलर का पूछा गया। अब अभी देखेंगे, आपको सारे शिफ्ट का मैंने उठा रखा है, यहाँ पर ले रखा है। देखिए तो सबसे पहले देखिए 19/12/2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 8051 मैक्रो कंट्रोलर हैज कितना बीट 16 बीट का काउंटर रजिस्टर होता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। टाइमर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, टाइमर या काउंटर रजिस्टर के बारे में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो बॉक्स बना रखा है ना मैंने, ये टेबल, इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। आपसे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो बन जाएंगे मैक्रो कंट्रोलर के, जो इस बार जो पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी टेबल से आपको इस टेबल को याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए कि 8051 है, इंटेल 8051, और पूछ रहे कितने टाइमर या काउंटर रजिस्टर है। देखिए यहाँ पर टाइमर है और ये 8051 है, तो कितने टाइमर है दोस्तों, 2 टाइमर है ना। यानी कि 8051 में 16 बीट का जो टाइमर है वो 2 टाइमर यूज किया जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो एक बार मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्तों, रोम क्या आता है, रीड ओनली मेमोरी, और ये बाइट्स में है। देखिए 8051 में 4K होता है जबकि 8052 में 8K होता है। ठीक है, उसी तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है दोस्तों, ये भी बाइट्स में है। ये आपका 8051 में 128 है, और इसमें 8052 में कितना है, 256 है, यानी इसका दुगुना। आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेसर है 8052 का तगड़ा है, यानी 8051 से अपडेटेड वर्जन है ये, है ना। इसमें 4K रोम है, तो इसमें 8K रोम है। इसमें रैम 128 है, इसमें 256 बिट है। टाइमर्स इसमें 2 है, इसमें 3 है। काउंटर रजिस्टर कह लीजिए या टाइमर्स कह लीजिए, बिट टाइमर, ये इसमें 256 है, इसका जस्ट डबल।
सॉरी इसका 3 है, ठीक है ना, और रैम इसमें 256 है। इनपुट पिंस कितने होते हैं दोस्तों? इनपुट पिंस ये दोनों में सेम है, ध्यान रखेंगे। इनपुट जो आपके पिंस हैं वो दोनों सेम होते हैं, और एक जो बीट है दोस्तों, है ना, एक आपको मैं बता रहा हूं आपको कि एक सेकेंड, इसमें रखा है मैंने क्वेश्चन, की नहीं रखा है, नहीं रखा है इसमें क्वेश्चन, है ना, कोई, हाँ ये रखा है। ये इंटेल में जो आपका मैक्रो कंट्रोलर कितने होते हैं, तो दोनों में आपके 8051 में और 8052 में, दोनों में जो मैक्रो कंट्रोलर है दोस्तों, ये आपका 8 बीट का होता है। कितने बीट का होता है? 8 बीट का, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कितने बीट का होता है मैक्रो कंट्रोलर, तो यहाँ भी 8 बीट हो जाएगा और यहाँ भी 8 बीट हो जाएगा। तो इनपुट पिंस 32 इसमें भी है और 32 इसमें है, तो बीट भी इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे। प्रत्येक पिन पर जो आपके बीट है वो 4 बीट का जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए सीरियल पोर्ट कितने होते हैं दोस्तों? सीरियल पोर्ट में भी, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। इंटरप्ट स्ट्रक्चर कितने? इसमें 6 हैं और ये 7 है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसको भी आप इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, ये बीट वाला मैक्रो कंट्रोलर। ये 8051 में भी 8 है और 8052 में भी 8 है। तो बस ये टेबल आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्रो कंट्रोलर से अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पहला क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैंने बेसिक कांसेप्ट नहीं समझा है तो इसलिए मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। इसका डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूं कुछ ही दिनों में, है ना। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक मैक्रो कंट्रोलर और मैक्रो प्रोसेसर पर 2 वीडियो लाऊंगा और उसमें सारे बेसिक चीज आपको समझा दूंगा और आपके एग्जाम में जो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वो आप उसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या कि इन इंटेल 8051 मैक्रो कंट्रोलर इज एन, कितने इसमें बीट कंट्रोलर है दोस्तों? तो 8 बीट के मैक्रो कंट्रोलर होता है, चाहे 8051 हो या 8052 हो, दोनों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार फिर से पूछा है क्वेश्चन और ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। इंटेल 8051 मैक्रो कंट्रोलर हैज, कितने इंटरनल रैम होते हैं? किसके पूछ रहे हैं दोस्तों? 8051 के रैम पूछ रहा है, अभी बताया ना मैंने। 8051 के रैम देखिए यहाँ पर 8051 ये है और 8051 के रैम पूछ रहा है, तो कितने हैं आप बताइए मुझे, कितने बाइट्स हैं? 128 है, तो बिल्कुल 128 ही आपका क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो 128 कौन सा बाइट है? ये आपका है, ऑप्शन ए है। 128 बाइट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार। 8051 में कह रहा है कि कितने इंटरप्ट स्ट्रक्चर है और 8052 में कह रहा है कितने इंटरप्ट स्ट्रक्चर है। भाई दोनों के पूछ लिया इस बार स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पूछा है? आपके पूछा गया है ग्रेड 1 सिग्नल 19 तारीख को थर्ड शिफ्ट में। तो हर शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में पूछा है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा है ना, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, नहीं हर शिफ्ट में पूछा गया है। इंटरप्ट स्ट्रक्चर कितने होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 8051 के इंटरप्ट स्ट्रक्चर है 6 और 8052 के इंटरप्ट स्ट्रक्चर है 7। तो 6-7 वाला आंसर होगा क्योंकि स्टार्टिंग 8051 से और 8052 से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 8051 और 8052 यानी 6-7 आंसर होगा इसका, ऑप्शन है। अभी इतना एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सारा कुछ है, यानी कि बेसिकली ये बॉक्स क्या है, इन दोनों के डिफरेंस है। 8051 एंड 8052 का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का ही बॉक्स बनाया गया है, यहां पर बना दिया है मैंने आपके लिए। और इस बॉक्स में ही आपके कितने सारे क्वेश्चन मिल गए जो कि आपके सारे शिफ्ट में आपसे मिल गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन आ गया है, और भी क्वेश्चन करेंगे इसके लास्ट में, और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैक्रो प्रोसेस, ये तो मैक्रो कंट्रोलर का था, उसके बाद मैक्रो कंट्रोलर के और मैक्रो प्रोसेसर के और भी क्वेश्चन हैं जो आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल मिक्स करके रखा है क्वेश्चन ताकि आपको बोर्डिंग फील ना हो और आपको लगे कि एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट कह द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द सीमेंस एस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एस आई बेस यूनिट। ये बेस यूनिट कह रहा है, ऐसा यूनिट, ऐसा बेस यूनिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बेस यूनिट पूछा है दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए आपसे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में दोस्तों होता क्या है, 1 रेसिस्टेंस, आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो 1 रेसिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, सीमेन। इसका यूनिट क्या होता है, सीमेन। सीमेन होता है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग ओम इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, सीमेन कह लीजिए या ओम इनवर्स कर लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका बेस यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा, बेस ऐसा यूनिट है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि G बराबर 1/R रहता है तो पहले इसको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। R इक्वल टू क्या होता है बताइए, R इक्वल टू होता है V/I होता है, ठीक है। तो ये I चला जाएगा ऊपर, तो ये I/V हो जाएगा, ठीक है। और I को हम लोग क्या लिखते हैं, I को तो I ही लिखेंगे कि बेस यूनिट I का क्या होता है, एम्पियर होता है। फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स में I का यूनिट क्या है, I का यूनिट है आपका एम्पियर।
और यहाँ पर आपके पास अगर देखेंगे v का क्या होता है, भाई v इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज। यानी कि ये कह सकते हैं ना कि किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में क्या क्या कार्य ही क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, सॉरी वोल्टेज है, पोटेंशियल आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W अपॉन क्यू। तो एक बार ये क्या हो जाएगा, ये Q फिर से ऊपर चला जाएगा और ये आपका W नीचे रह जाएगा। दोस्तों क्या है कि Q जो है ना, Q को आप कूलम लिख सकते हैं, लेकिन कूलम नहीं लिखें क्योंकि कूलम कोई फंडामेंटल यूनिट है, इसे हमें बेस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई तो रहेगा ही रहेगा, और आप सभी को पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है ना। तो ये हो जाएगा आई इंटू टी, और नीचे में आपका क्या है, ये वर्क डन है बेसिकली। तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो आगे देखिए मेन है फार्मूला को डिराइव करना, आपको बेसिक यूनिट में ले जाना है, तभी जाकर के सॉरी बेसिक फार्मूला में ले जाना है, तभी जाकर इसका बेसिक आपका ड्राइव यूनिट निकल पाएगा, ठीक है। तो ये आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये टी रह जाएगा। उसके बाद आपका फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स लिखते हैं हम लोग एम इंटू ए, ठीक है। और डी को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबका बेसिक यूनिट लिखेंगे, देखिए तो आई क्या होता है, कम करंट, तो करंट का एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। टी का क्या होता है दोस्तों, सेकेंड, ठीक है। और एम क्या होता है, मास, तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, केजी, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां से सबसे पहले देखिए कि ये सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड है, ये इस पर तरफ जाएगा तो सेकंड क्यू हो जाएगा। तो ये क्या आप लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर और सेकंड क्यू। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये केजी और ये मीटर है, मीटर मीटर है, तो मीटर को आप दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। और ये केजी है, केजी नीचे है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स। तो बस यही आपका जी का जो है सो यूनिट हो जाएगा, यानी कि सीमेन का यूनिट आपका ये हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यू मीटर इनवर्स 2 केजी इनवर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, केजी इनवर्स है सबसे पहले, तो केजी इनवर्स है अपने में, ठीक है। मीटर इनवर्स 2 है तो मीटर इनवर्स 2 है अपने पास, ठीक है। सेकंड क्यू, ये एस कैपिटल में दे रखा है तो उसको आप सेकंड मानिए, ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्यू है तो सेकंड क्यू है, ठीक है भाई। और एम्पियर स्क्वायर, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ड्राइव करके निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना हो तो आप इस तरह से ड्राइव करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन से, कह रहा है कि इन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा फाई टी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या, पहली बात तो यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू दे रखा है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। कह रहा है कि ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फाई इज द फेज एंगल हमें ये भी पता है। कह रहा था क्वेश्चन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट इफ, कह रहा डायमेंशनली कंसिस्टेंट कब होगा। डायमेंशनली कंसिस्टेंट का मतलब है दोस्तों, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब है, ये समझ लीजिए, इसको मैंने पढ़ा रखा बहुत अच्छे से लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं। कंसिस्टेंट का मतलब है कि इधर का जो डायमेंशन है दोस्तों और इधर का जो डायमेंशन है, दोनों तरफ का LHS डायमेंशन और RHS डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन मस्ट बी इक्वल, ठीक है, दोनों तरफ का अगर डायमेंशन आपका इक्वल है तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हमें देखिए भाई इधर का डायमेंशन क्या है दोस्तों, इधर का डायमेंशन क्या है, ये एक्स है, डिस्टेंस है, लिखा है ना एक्स, एक्स क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लीजिए। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और अब आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो कॉस ओमेगा टी है, ये एंगल वेगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का या फिर कोई किसी भी एंगल का ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो केवल क्या बचा ए। तो ए का मस्ट भी क्या होना चाहिए दोस्तों, ये भी इसका जो डायमेंशन है वो मस्ट भी एल होना चाहिए, और बाकी के जो है वो सारे के सारे ये सारे टर्म ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। जब तक डायमेंशन लेस नहीं होगा तब तक ये इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ए जो होना चाहिए वो उसका तो डायमेंशन होना चाहिए डिस्टेंस का या डायमेंशन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, और बाकी क्या होना चाहिए, आपका बाकी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ए हैज डायमेंशन ऑफ द टाइम, भाई ए डायमेंशन ऑफ द टाइम एंड ओमेगा टी हैज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ए हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये तो बिल्कुल सही है,
एंड फाई हैज द डायमेंशन ऑफ द टाइम। नहीं, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ओमेगा टी हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये सही है। फाई द डायमेंशन लेंथ, हाँ बिल्कुल सही है। तो नहीं नहीं, ओमेगा टी नहीं, ये ओमेगा टी नहीं होगा दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ए हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ओमेगा टी द डायमेंशन लेस। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ए मस्ट भी किसका डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ का, और बाकी के सारे टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा टी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तभी तो आपका फंक्शन मैच करेगा। अगर मान लीजिए इधर का आपका डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इधर इधर तो इधर आपका क्या डायमेंशन ऑफ हैज द टाइम, तो भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम कैसे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल तो बचेगा नहीं आपका। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सारे ऑप्शन गलत है, केवल आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ द बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल टू, दे रखा है दोस्तों कि v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ बी। देखिए दोस्तों, तो डायमेंशन ये करेक्ट तभी होगा जब इसके हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम होगा, चाहे इसका हो, इसका हो, इसका हो, ये तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसमें डायमेंशन ऑफ बी केवल पूछा है, तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो ये है कि चूंकि ये पूछा जा रहा है, बी टर्म पूछा जा रहा है, तो बी टर्म मस्ट भी इक्वल होगा बी के डायमेंशन के, है ना। यानी कि बी का जो डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, वो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स। क्या होता है एल टी इनवर्स, कैसे, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर क्या हो गया, और पर सेकंड का टी इनवर्स हो गया। ठीक है, और बराबर ये बी, तो हमें पता नहीं है इसका डायमेंशन क्या होगा, हमें निकालना ही है। और टी का क्या होता है दोस्तों, टी का टाइम का क्या होता है, टी होता है, और ये टू है तो टी टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी का निकालना हमें, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी इनवर्स अपॉन टी स्क्वायर। तो सिंपल से बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स थ्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा आंसर है आपका, एल टी इनवर्स थ्री। देखिए मेरे शिफ्ट में आया था, मुझे याद है अभी भी, है ना। ये आपका 19 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में आया था, ये मेरे शिफ्ट में आया था। ठीक है, मुझे याद है, अभी भी याद है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना। तो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है शुरुआती क्लास में ही, जो आपका क्लास नंबर 1 या 2 में बता रखा है, आप देख लेंगे उसको अच्छे से जाकर के। इसके 5 नियम है, और उस नियम को आप अच्छे से अगर आप जानते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आसानी होगा उसको समझने। यहाँ पर मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिया है फिलहाल। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका डिजिट है, जो रियल नंबर है, उससे पहले का जो भी जीरो है ना, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ इससे पहले जो भी है, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और कोई भी टेंस के मल्टीप्लाई में है, टेंस के मल्टीप्लाई में 10 के मल्टीपल में है, तो उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये टेंस के पावर है 5, यानी कि इसका भी कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और इसका भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो केवल और केवल मेरे दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचे, केवल और केवल ये 2 3 7 बचे, है ना। यानी कि इसके कितने नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी कि 3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपके, तो जा करके प्लीज, अगर आपको पता नहीं है तो जा करके आप क्या कीजिए, जा करके पता कीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, तो अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है, इन वन मेजरमेंट द डायमीटर इज 1.308 सेंटीमीटर, द सिग्निफिकेंट नंबर इज। तो इसमें देखिए क्या है, 2 डिजिट के बीच में अगर कोई भी जीरो है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है कहीं टेक्निकल एग्जाम में, आरआरबी त्रिवेंद्रम 1993 का, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो इसके नियम है, उसमें लगभग आधा घंटा समय लगेगा, तो इसलिए उसको जाकर के आप एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है क्या, कि a car of mass m accelerates uniformly from the rest under a constant force f after traveling a distance d, what is the kinetic energy। ठीक है, तो वह काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। और दोस्तों ये एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन है। तो वर्क डन का जो भी फार्मूला होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि कह रहा है कि फोर्स के टर्म में और डी के टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए, दोनों चीज बराबर है, दोनों क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछा है। सो बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m starts from the rest
एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले देखिए कि स्टार्ट ही रेस्ट से कर रहा है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों वो का 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद का रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो भाई एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अपने पास पता है ना। स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल x, डिस्टेंस को इसने मान लिया है x, एंड द काइनेटिक एनर्जी k को मान लिया है पार्टिकल को, काइनेटिक एनर्जी k है, काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने मान लिया है k। तो आपसे पूछ रहा है कि सिंपली आप मुझे बताइए कि क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, तो आप बताइए क्या कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो मुझे किसी तरीके से वी स्क्वायर लाना है। अब देखिए 3 इक्वेशन होते हैं आपके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, है ना, लीनियर मोशन में 3 इक्वेशन सभी को पता है। वो क्या होता है आपका, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये होता है आपका, एक होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac 2as, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, हमें चाहिए वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा हमारे पास आसानी से, है ना। और डिस्प्लेसमेंट दे ही रखा है एक्स के टर्म में यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वी स्क्वायर हमें निकालना है, और यू तो जीरो है हमारे पास, क्योंकि कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल, है ना, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ये कह रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इस जीरो को हम पुट कर देंगे जीरो, और प्लस 2 कांस्टेंट ए, एक्सेलरेशन तो दे ही रखा है ए, ठीक है। और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट को क्या कह रहा है मानने के लिए, एक्स मानने के लिए कह रहा है, तो भाई एक्स मान लेते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 2ax। मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपका पूछ रहा है रिलेशनशिप। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ एम, और वी 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 स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है, 2ax, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि बताए काइनेटिक एनर्जी और एक्स में कैसा रिलेशनशिप है, डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशनशिप है। तो साफ साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोस्तों के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, किसके, एक्स के, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी तो आपका ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक्स दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं और भी इस तरह से सीरीज लाता रहूंगा, कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट करना है कि आपको अच्छे से देखना है, रिवीजन करना है, और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपका ये सीरीज। अगर आप इसको देखते हो तो एक तो पूरा डिवीजन होता रहेगा आपका, और साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे, और इसी ऐसे ही पैटर्न के एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको आप अच्छे से करके जाते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन है ये, अ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी which produces in it an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द मास ऑफ द बॉडी। भाई देखिए दे रखा है, हिंदी वाले बच्चे आप घबराइएगा नहीं, केवल देखिए क्या क्या दे रखा है। भाई 10 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ द बॉडी, भाई तो सिंपल फॉर्मूला आप सभी को पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू एम ए, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है क्या, मास पूछ रहा है, सॉरी। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन ए हो जाएगा सिंपली। तो फोर्स की वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन अपॉन एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, केजी बचेगा केवल 5 केजी, आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि इफ अ फोर्स 250 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, मोमेंटम रिक्वायर्ड is 125 kg per meter second, the time for the which the force act as the body on the body is। यानी क्या कि देखिए आप मोमेंटम है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, चेंज इन मोमेंटम, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल पी इक्वल टू एफ टी, ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। एफ टी क्या है, इम्पल्स है, और डेल पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो कह रहा है कि टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कितने समय के लिए ये जो 250 न्यूटन का बॉडी पर हम अगर लगा रहे हैं बल इतना मोमेंटम से, तो कितना टाइम के लिए लगेगा, है ना, कितने टाइम के लिए फोर्स इस पर लगेगा। तो यहां पर सिंपली बात है, सिंपल चीज है भाई दोस्तों, कि टी निकालना हमें, तो डेल पी अपॉन में एफ हो जाएगा। तो डेल पी कितना है मेरे दोस्तों, भाई डेल पी मतलब भाई पी इक्वल टू क्या होता है पता है ना आपको, मोमेंटम है, एम बी होता है, ठीक है, एम बी। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है एम बी का 125, है ना, यानी कि 125 केजी मीटर
पर सेकेंड, केजी मतलब मास और वेलोसिटी मतलब पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, यहीं से है, एक यूनिट आया है इसका, ठीक है। और अपॉन में एफ कितना दे रखा है दोस्तों, 250 न्यूटन, ठीक है। आप सभी को पता है केजी मीटर पर सेकंड ही न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड कट जाएगा। अब ये कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है, 5, यानी कि 5 सेकंड के लिए लगेगा, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, मैंने बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें। पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स को ही हम कंजर्वेटिव कहते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं, जो पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव ऐसा कौन सा जो पाथ पर इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स तो पाथ पर इंडिपेंडेंट आपका डिपेंडेंट होगा, है ना। क्यों पाथ पर जिधर की तरफ फोर्स लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एयर रेसिस्टेंस भी आपका क्या है, एयर रेसिस्टेंस भी हमेशा इसका फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एयर रेसिस्टेंस उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। उसके बाद विस्कस फोर्स भी सेम आपका फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ होता है, लेकिन ये लिक्विड में होता है। जहां पे भी फ्लूइड है वहां पर विस्कस फोर्स लगता है एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जिधर की तरफ बॉडी मूव कर रहा है इन द लिक्विड, देन विस्कस फोर्स इज जस्ट अपोजिट इज इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। सो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है मेरे दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस और विस्कस फोर्स, ये सारे के सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज दिस ऑल थ्री फोर्सेज आर डिपेंड ऑन इट्स पाथ, ठीक है। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप आसानी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यह बेसिकली क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अट्रैक्शन भी दिखा सकता है। भाई यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे का अपोजिट दिखा देगा। अगर मैंने प्लस माइनस रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रख दिया तो इन दोनों के रिपल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्चुअली पाथ का इंडिपेंडेंट कभी किधर भी जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इट्स अ पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा दोस्तों। वो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से इस चीज को कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा आप लोगों को तो। दोस्तों देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कोई सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो मैंने बता रखा है टेम्परेचर वगैरह का शायद, या पता नहीं नहीं बता रखा है मे बी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 35, ये रिलेशनशिप होता है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बहुत बार आप एग्जाम में आया हुआ है। इसको आप याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखिए, डिग्री सेल्सियस मैंने दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो सिंपल सी बात है, आसान आसान भाषा में 9 और इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखा है माइनस का 100, ठीक है, और प्लस का 32, सिंपल से। ये 20 पंचे 100 कट जाएगा, और 20 नमा 180 और प्लस 32, यानी क्या हो जाएगा 212, ठीक है, माइनस का, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस का था ना, और प्लस 32 करेंगे उसमें तो गलती हो गई है, ठीक है। 180 में से आप 32 घटाइए, तो माइनस के 180 में से 32 घटाएंगे तो आपका -148 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, और ये आपका डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया, भाई फॉर्मूला क्या बताया, अभी आपको मैंने जस्ट बताया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 हाँ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस बार आपका क्या पूछ रहा है, इस बार डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केवल दे रखा कितना 95 और 9/5, और डिग्री सेल्सियस तो हमें निकालना ही है प्लस 32। तो ये 9/5 डिग्री सेल्सियस और ये 95 में से 32 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको दोस्तों, 9×7=63। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा इसका, 7×5 = 35, 35 डिग्री सेल्सियस आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो केवल ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आते हैं तो आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि इन एन एसी सर्किट इफ द पावर फैक्टर इज 1 इट मींस दैट। भाई पावर फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर का 1 का मतलब होता है दोस्तों, पावर फैक्टर 1 का मतलब होता है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ही क्या होता है, पावर फैक्टर
1 होता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, बता रखा है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक सर्किट वाली क्लास में, ठीक है। तो और ये किस केस में होता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, तो यानी कि पूरा का पूरा रेसिस्टेंस होगा। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अभी, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है सब कॉन्सेप्ट को, तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट वाला मेरा इसमें इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का 2-3 मतलब वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, सारी चीजें प्रीवाइक्यू भी लगा रखा है, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल रेसिस्टेंस लगा हो, कुछ इस तरीके से केवल और केवल रेसिस्टेंस लगा हो, ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। और इसका जो पावर फैक्टर है तो दोस्तों ये आपका 1 होता है। तो कह रहा है 1 किस पावर फैक्टर 1 किस सर्किट में होगा, तो सर्किट इज प्योरली, सॉरी ये नहीं, द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2 कैपेसिटर ईच वैल्यू 4 फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 2 कैपेसिटर है दोस्तों, दोनों को हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दोनों की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 फैराड, सॉरी माइक्रोफैराड, और ये भी आपका 4 माइक्रोफैराड का है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड, यानी कि अब इसको हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है एक और कैपेसिटर से, और उस कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है 12 माइक्रोफैराड। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो इसका कह रहा है पूरा का पूरा बताइए भाई क्या। तो ये बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने आपको, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पढ़ा रखा है 1 शॉट वाले वीडियो में, ये मतलब इस पूरा प्लेलिस्ट ही है ना, पूरा प्लेलिस्ट उसमें देखेंगे, लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा जो भी हो, उसमें आप देख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट होगा, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि कितने मतलब इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज में है, जब सीरीज में होता है कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अपन दोनों को सम कर देते हैं, ठीक है। ये 4 चौका 16/8 यानी कि 2 हो जाएगा। अब ये 2 आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड, पैरेलल में आ जाएगा किसके, 12 माइक्रोफैराड का। जब पैरेलल में था दोनों को जोड़ दे सिंपली, तो 12 और 2 कितना होगा, 14, यानी कि 14 माइक्रोफैराड। तो ऑरली कर सकते हैं आप इसको, मौखिक रूप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली इन इंडक्टर और कैपेसिटर देन फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। दोस्तों जब कोई आपका केवल इंडक्टिव सर्किट हो या कोई कैपेसिटिव सर्किट हो, तो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो दोस्तों फेज एंगल है, ये वी है, ये आई है, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है दोस्तों, फेज एंगल, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये होता है हमेशा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं, ठीक है। और रेसिस्टिव सर्किट के लिए तो मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होता है, वी एंड आई के लिए जो होता है आपका फेज डिफरेंस दोस्तों फॉर द रेसिस्टिव सर्किट, वो आपका 0 डिग्री होता है ना। प्योरली इंडक्टिव के लिए होता है आपका, और प्योरली कैपेसिटर का होता है आपका 90 डिग्री यानी कि π/2। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बताइए जब कोई सर्किट केवल इंडक्टर कंसिस्ट करता हो और या केवल कैपेसिटर कंसिस्ट करता हो, तो इसका क्या हो जाएगा एंगल, π/2 हो जाएगा, ठीक है, फेज एंगल। ओके थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो घबराइएगा नहीं, अगर समझ आपने अब रिवीजन किया होगा तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो अब उस जो चैप्टर अब जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका रिवीजन कर लीजिए। मैंने सारा कुछ बता रखा है वीडियो में, सारा कुछ है, पढ़िए तभी जाकर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लेना है तो। उसके बाद क्या कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेट्स दैट इफ यू अरेंज ऑन थंब forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other then the thumb points towards the direction। भाई देखिए लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है। और मैंने आपको याद रखाया था FMC, ये आपका थंब है, ये आपका थंब, और ये आपका फोर फिंगर है, और ये आपका मिडिल फिंगर है, ठीक है। एप का मतलब फोर्स होता है, एप का मतलब फोर्स, ठीक है। एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब करंट। तो पूछ रहा है क्या कि थंब किस चीज को पॉइंट आउट करेगा, तो ये फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि आपका ये तीनों तो नहीं होगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स इज द राइट आंसर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से राइट हैंड लॉ या राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या रखना है, ईएमसी सॉरी, यहाँ पे भी एफएमसी यूज करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे इसको ही एफ ही दिखाएगा, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका किसके लिए यूज होता है, मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो यूज होता है आपका लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर के लिए यूज होता है, जहां पर हमें फोर्स इंपोर्टेंट हमारे लिए होता है। क्या होता है, फोर्स इंपोर्टेंट होता है, यानी कि हमें थंब से फोर्स पता चलेगा, और फोर्स ही जनरली निकाला जाता है। जबकि ये जो आपका है राइट हैंड रूल, ये किसके लिए यूज होता है, जनरेटर के लिए यूज होता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और आएगा आपके एग्जाम में, देखना। तो जनरेटर में हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, और बेसिकली यहाँ पर हमें करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है, करंट का, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग
किससे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारा मिडिल फिंगर होगा, है ना। तो या इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल जाएगा तो करंट भी पता चल जाएगा। तो एग्जाम पूछ ले कि राइट हैंड रूल से क्या करता पता करते हैं हम लोग, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन पता करते हैं और जनरेटर में यूज करते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मोटर में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स के डायरेक्शन को, यानी कि किस जो आपका करंट कैरिंग कॉइल है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन उसका फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मोटर एंड यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसलिए ये जनरेटर में यूज होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए द लॉ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोजेज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट इज डिस्कवर्ड बाय। भाई एक फ्राइडे का लॉ बताया था, उसके साथ ही मैंने ये इक्वेशन लिखा था माइनस डी फाइव बाय डी टी। यहाँ पे जो माइनस है ना, ये माइनस ही क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जिस वजह से हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, और ये ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हुआ है? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिस वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ है ना दोस्तों, उसी को ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसी चीज को ये अपोज कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि लेंज लॉ ऑलवेज रिवर्स लॉ या इनवर्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो लेंज लॉ में हमेशा जिस वजह से कोई चीज उत्पन्न होता है उसी का ये अपोज करता है, उसी का ये विरोध करता है। सो बेसिकली यही पूछ रहा है कि द लॉ दैट इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोजेज। देखिए करंट और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिसके वजह से इंड्यूस हुआ है, जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हुआ है, उसी का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो ये किस लॉ के थ्रू होता है? ये लेंज के लॉ से थ्रू होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो जिसके वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का अपोज करेगा, किस लॉ के थ्रू? लेंज लॉ के थ्रू, अभी बताया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि द कॉइल टू कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल बी। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जब भी वो दो कॉइल का पूछा जाए दोस्तों, तो दो तरीके आप सीरीजली अपोजिट और अपोजिट होता है और आपका एडिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ दिन रखा है तो उसको हम एडिंग मानेंगे, ठीक है। तो एडिंग के लिए आपको बता रखा है मैंने कि इक्विवेलेंट क्या होता है। एल इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है दोस्तों L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये एडिंग के लिए होता है। अगर अपोजिट देता तो लिखते हैं हम लोग L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m सिंपली। तो यहाँ पर चूंकि कुछ दे नहीं रखा है तो जनरली हम इसको क्या मानते हैं, हमेशा जो अंडरस्टूड करके चलते हैं वो एडिंग का पूछ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों इंडक्टेंस L है, तो सिंपली बात है भाई, देखिए L1 की जगह भी L आ जाएगा और L2 की जगह भी L आ जाएगा प्लस 2m। तो यहाँ पर 2L प्लस 2m आ जाएगा। तो भाई दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा L प्लस m। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सेमीकंडक्टर में हमेशा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, हमेशा 4, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से बता रखा है सेमीकंडक्टर वाले क्लास में, उसको देख लीजिए जाकर। सेमीकंडक्टर है जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आकर इन सेमीकंडक्टर्स और डोनर में भी, भाई देखिए दो तरीके के आपके इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं, ठीक है, एक तो डोनर होता है और एक आपका एक्सेप्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंप्योर बनाने के लिए, इंट्रिंसिक को एक्सटेंसिक में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां ऐड करते हैं, ठीक है। और इस इम्प्योरिटीज दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है ट्राइवैलेंट और एक होता है आपका पेंटावैलेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डोनर जो होता है वो हमेशा, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, डोनर कौन होगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो पेंटावैलेंट के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट्स व्हाई पेंटावैलेंट को हम लोग कहते हैं डोनर, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, पेंटावैलेंट को क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। और एक्सेप्टर किसको कहते हैं? जो जिसके पास कम होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ये होता है आपका ट्राइवैलेंट, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पेंटावैलेंट क्या होता है? आर्सेनिक, है ना, आपका एंटीमनी और फास्फोरस। आप देखिए आर्सेनिक, मैं लिख देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक ये आपका एंटीमनी है और ये आपका फास्फोरस है, ठीक है। तो ये तीन होते हैं पेंटा, इसमें होता है आवेगी, आवेगी मतलब एल्यूमिनियम, बोरोन और इंडियम, ठीक है, और गैलियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेंगे नोट्स में, लिखा हुआ है, आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम और गैलियम, आवेगी, आवेगी, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन सेमीकंडक्टर इज डोनर में भी, डोनर कौन सा हो सकता है भाई? डोनर होता है आपका हमेशा पेंटावैलेंट, जिसके पास ज्यादा होता है। तो पेंटावैलेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, है ना।
नेक्स्ट कह रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। देखिए दोस्तों, फर्मी लेवल क्या होता है? बेसिकली दो तरीके के बैंड होता है, बता रखा है ये भी बहुत अच्छे से। दो तरीके के बैंड होता है, एक आता आपका है वैलेंस बैंड, और एक होता है आपका, सॉरी, ये होता है कंडक्शन बैंड, और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होता है जनरली। ठीक है, तो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाह रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करके, है ना। तो ओरिजिनली ये इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस लेवल तक, जिस हाइट तक या जिस एनर्जी लेवल तक ये आपका जंप करके पहुंच जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं उसका फर्मी एनर्जी लेवल। यानी कि अपने आप बिना किसी एक्साइटेशन के, बिना विदाउट एनी अप्लाइड फोर्सेस के ये इलेक्ट्रॉन जहां तक जा पाएगा, जिस लेवल तक जा पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या कहते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। तो कह रहा है कि एन टाइप इंस्टेंसिस सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहां पे लाई करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं तीनों बताता हूं। देखिए, एक होता है आपका एक्सटेंसिंग के लिए, मैं यही लिख ही देता हूं, डायग्राम नहीं बनाऊंगा। एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है दोस्तों? वो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और ऐसे केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है वो द मिडिल, इन बिटवीन मिडिल ऑफ सी बी एंड वी बी। ठीक है, जबकि एन टाइप में दोस्तों, एन टाइप में हमेशा कंडक्शन बैंड के नियर करता है। कहां पे? कंडक्शन बैंड के नियर। और पी टाइप में दोस्तों कहां करेगा? ये करेगा आपका वैलेंस बैंड के नियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहरहाल यहाँ पूछा है एन टाइप में, तो एन टाइप में मैंने बताया भी कंडक्शन बैंड के नियर होगा, क्लोज टू कंडक्शन बैंड, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवेलेंट, मैं तो ट्राइवेलेंट अभी बताया मैंने आपको। ट्राइवेलेंट क्या होता है? ट्राइवेलेंट होता है आ बे गी, यानी कि एल्यूमिनियम, ब्रॉन, गैलियम, इंडियम। तो यहाँ पर देखिए एंटीमनी, और ये आपका पेंटावेलेंट क्या होता है? आप, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये तो तीनों पेंटावेलेंट का है। तो पूछ क्या रहा आपसे? आपसे पूछा ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या हो जाएगा? बोरॉन। सो बोरॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। ये सब एग्जाम में सौ सैकड़ों बार पूछा हुआ है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों। ये सब इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ चीजों का, है ना। अब देखिए, ये डिजिटल टोन से क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, कह रहे कि फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y इफ द इनपुट्स आर a एंड b। तो यहाँ पर अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीका है करने का, है ना। मैं ऑरली करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर, इसको लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा? देखिए, ये a है और ये b है, यानी कि ये आ जाएगा आपका a, और ये क्या है आपका? नैंड गेट है, यानी कि एंड पर नोट लगा हुआ है, तो ए और बी का डॉट हो जाएगा, पार हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो ये और गेट है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये ए प्लस बी, ये नॉर गेट है। ठीक है, और पर नोट लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का ऐसे हो जाएगा बार। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ए डॉट बी का बार, और उसके बाद ये क्या है? ए प्लस बी का बार। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है, इन दोनों का आउटपुट वो जा रहा है यहाँ पर नॉर गेट में। तो नॉर गेट यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और प्लस आने के बाद नॉर है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि नॉर गेट है। ठीक है, आपको नॉर गेट का पता है ना, ए प्लस बी का बार होता है। तो ये इनपुट जा रहा है, और ये इसका इसका आउटपुट जा रहा है, इसका आउटपुट जा रहा है इसके इनपुट के रूप में। तो यहाँ पे जो दोस्तों निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है, ओके। अब आगे क्या है दोस्तों? ये देखिए, अब आगे फिर से ये क्या है कि इसका इनपुट इनपुट लिया है, इसका आउटपुट एज ए इनपुट लिया है ना, इसका इनपुट एज अ, इसका आउटपुट एज अ इनपुट लिया है, और एक और आपका क्या लिया है यहाँ से? ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका ए। ठीक है, ए आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ए आ जाएगा, और इस ए आने के बाद यहाँ पर क्या है? ये ए जुड़ गया, और इसका आउटपुट, इसका फिर क्या इसने नॉर गेट है, फिर से नॉर गेट ले लिया है ना, फिर से नॉर गेट ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और सबका जो है सो जोड़ दिया है, सबका जोड़ दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा? देखिए, ए डॉट बी, ये ऐसे आ जाएगा, ए डॉट बी, और ये आ जाएगा आपका इसका डबल डैश। ठीक है, और प्लस ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ए प्लस बी का डबल बार। ठीक है, डबल बार जैसे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहीं पे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड रुकेंगे, तो चेक करने दीजिए।
चलिए इसको करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फिर करते हैं इसको, ठीक है, ओके। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द गिवन लॉजिक सर्किट इफ द इनपुट इज जीरो, है ना, कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट लॉजिक सर्किट इफ द इनिशियल इनपुट इज जीरो, यानी कि यहां पर इन्होंने जीरो कर दिया है, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ए एंड बी, तो ए और बी क्या होगा। देखिए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डरली चलते हैं, जीरो लेके चलिए यहाँ पर, तो ये आपका वन आ जाएगा, भाई जीरो है, ये नॉट गेट है, तो जब भी इनपुट हम जीरो देंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, अच्छा वन आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से देखिए जीरो फिर जा रहा है और इसका ए आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, वन इंटू जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जीरो आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इधर देखते हैं, ये जीरो जा रहा है इधर, ये जीरो जा रहा है इधर, ये जीरो जाके यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा दोस्तों, ये जीरो, यानी कि चूंकि और गेट है ये, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ए आ गया आपका जीरो, ठीक है। अब बी इसको देखते हैं, यहां से देखिए जीरो गया है, ये जीरो, पहला इनपुट जीरो है, फिर दूसरा इनपुट भी जीरो है, और जीरो इंटू जीरो फिर से जीरो हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ का जो आउटपुट है दोस्तों, ए के जगह पे भी जीरो आ जाएगा और बी के जगह पे भी जीरो आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मैं सही किया था इसको, है ना, अभी इसका मैं बताता हूँ अभी, है ना, पहले इधर कर लेते हैं। करेक्ट, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर क्या है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैसे एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा यूज करते हैं, वो आपका है क्या, रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर, है ना। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस है इस तरह से, ये इस तरीके, जैसे मान लीजिए हमें वोल्टेज हमें बढ़ाना है, तो हम रेसिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो इस तरीके से हम, ये आपका ये R1 है, या R2 है, या R3 है, और ये आपका V1 V2 V3 इस तरीके से रेसिस्टेंस आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो अभी पढ़ा नहीं है इस चीज है ना, अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का ये पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के रेंज को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन आ गया, तो मैक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन में क्या है, देखिए दोस्तों, यहां से पूछा जा रहा है आपसे कि मैक्रो प्रोसेसर 8085 ऑपरेट्स ऑन क्लॉक साइकिल विद ड्यूटी साइकिल। देखिए दो तरीके का मैक्रो प्रोसेसर पढ़ना आपको, एक तो पढ़ना आपको 8085 और एक दूसरा पढ़ना आपका 8086, ठीक है। दो तरह के मैक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, दो ही आपको अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, बस फिलहाल यहाँ ये ध्यान रखिए कि क्लॉक साइकिल जो होता है दोस्तों, ये हमेशा 50% होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज इंटरनल रैम ऑफ एंड रैम। अब ये चीज तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, स्टार्टिंग में बताया, तो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, आपको क्या करना है, वो जो टेबल बना रखा था और टेबल में सब कुछ बता रखा है, अब देखते हैं आपको चीजें याद हुई कि नहीं हुई है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन माइक्रो कंट्रोलर डीपीटीआर स्टैंड्स फॉर, यानी कि डीपीटीआर इसका क्या फुल फॉर्म होता है, हालांकि मैंने यहाँ पर इस चीज को बता दिया है, तो आप इसमें से देख कर ही, लेकिन सही आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखना है। ये क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूँ आपके लिए कमेंट बॉक्स में करने के लिए, होमवर्क 1, ये होमवर्क नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही है, क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि मैं इसको बताता हूँ, आपको बता भी रखा है, ए प्लस ए बी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस बी आ जाएगा, और 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा, ठीक है, सो ए आ जाएगा, ठीक है, सो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए को आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छे से, और आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं देंगे तो भाई फिर अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है ना, और शॉर्ट नोट्स बना करके आपको इसको अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज करना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक में लग रहा है ना सर, कि आपको टॉपिक में डॉट लग रहा है और टॉपिक क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप मेरे चैनल पे, मतलब मैक्रो कंट्रोलर और जो मैक्रो कंट्रोलर मैक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट है उसको छोड़ करके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको क्या करा रखे हैं यहाँ पे, है ना, तो जा करके प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग क्लासेज का है ना, कॉन्सेप्ट क्लासेज का एक आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा वहां पर, और वहां पे जा करके आप टॉपिक वाइज वहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहां पर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस चीजों को कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जब तक करेंगे नहीं, देखिए मेहनत का शॉर्टकट कोई नहीं होता है, जो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, जहां से मेहनत खत्म होती है ना, वहां से आपका क्या कहते हैं उसका शुरू होता है, जहां से आप स्मार्ट वर्क कहते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क जहां से खत्म होता है ना, वहां से आपका हार्ड वर्क शुरू होता है, यानी हार्ड वर्क आप जब तक नहीं करेंगे तो तक आपका स्मार्ट वर्क से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो
उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन रह गया था, मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन था ना ये वाला, कहाँ गया? डिजिटल का था ना क्वेश्चन वो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये तो हो गया था ये वाला, है ना। तो इसमें देखिए मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से कर लेते, चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका ए डॉट बी हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट निकल के आ जाएगा, और ए प्लस बी यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसमें तो कोई डॉट नहीं है दोस्तों, और इन दोनों पे ये आ गया है, ठीक है। इन दोनों पे 12 आ गया क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट नॉर के रूप में है, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या है, हाँ सॉरी एंड है, एंड है ना, एंड है। तो एंड है, तो हमने इसके ऊपर ये कर दिया, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट हमने लेकर के यहाँ पे ये नोट कर दिया, इन दोनों के ऊपर हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हमारे पास एक आपका आउटपुट जो ए है आपका, ये देखिए ये जो निकल रहा आपका ये इसमें देखिए ए जा रहा है इसमें, तो हमने ए जोड़ दिया, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ से जो आपका ए प्लस बी है, ये जो आउटपुट निकला है ए प्लस बी बार, है ना, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, ये भी आपका क्या है निकल के आया है, और इसका क्या है नॉर है, ये इसका नॉर है, तो इसका नॉर कर देंगे यहां तक, ठीक है, ये नॉर आ जाएगा। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहली बात ये आपको रूल याद रखना है, मैंने बताया भी था कि जब भी ये आपका ए डॉट बी है उसके बार है, डी मॉर्गन लॉ में कहता है कि इस पर जब भी, तो ये अगर आपका बार है तो ये क्या होगा, ये आपका डबल बार है ना, डबल बार है, और ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। डी मॉर्गन रूल ये कहता है कि जब भी ए प्लस बी पर बार है तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है, और बार बार सेपरेटली बार हो जाए। डी मॉर्गन लॉ में मैंने बताया हुआ है, जस्ट पहला क्लास नंबर 19 में आप देखेंगे तो उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार तो रहेगा, ये बार आपका सेपरेट होकर यहाँ आ जाएगा, और ये जो प्लस था ना वो डॉट में चेंज हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ से, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये प्लस बी रहेगा ही रहेगा ऐसे, ठीक है। ये भी एक तरह से चेंज होना चाहिए था, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, ये चेंज हुआ तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, तो ये रहेगा ऐसे ए प्लस बी का, ये बार तो एक है ही और एक बार और आ गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये अब ये दोनों भी साइन चेंज करेगा, उसके ऊपर बार है ना, ये दोनों साइन चेंज करेगा तो ये आ जाएगा ए, और इसके ऊपर सेपरेट बार हो जाएगा, और ये आपका ए प्लस बी के ऊपर सेपरेट बार के बार हो जाएगा, ठीक है। और बार बार क्या होता है हमेशा, ये बार हट जाता है, तो यहाँ पर बार बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा बार, तो ए डॉट बी बचेगा, और यहाँ से देखिए आप ये क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि बार बार कैंसिल आउट हो गया, और प्लस यहाँ से क्या बचा ए बार, और इंटू ये भी बार बार हट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गया आपको दोस्तों। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से इसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए क्या आएगा, ये ए प्लस बी यहां भी है और ए प्लस बी यहां भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते थोड़ा सा, ये ए बी है, ठीक है, ठीक है, ए बी है, और यहाँ पर ए प्लस बी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए बार इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका ए बार बी, ठीक है। अब ए इंटू ए बार क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा दोस्तों, ए बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से बचा आपका ए बार बी, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये ए बार भी तो रहेगा, लेकिन इसको जो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बी आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचा ए बार बी, ठीक है। देखिए तो इसमें एक्चुअली दिक्कत क्यों है, डी मॉर्गन्स लॉ जैसे भूलेंगे ना तो मुझे भी दिक्कत होने लगता है, इसलिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए बार। अब देखिए ये याद आ गया, अब ये ए बार प्लस ए हमेशा क्या होगा भाई, 1 और 0 हमेशा क्या देगा, 1 में। अब ये अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो पी इंटू 1 क्या हो जाएगा, बी। सो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा था ये, और मुझे उस समय याद है कि मैंने इसको अच्छे से कर लिया था ना या, लेकिन बस ये है कि डी मॉर्गन्स लॉ आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में, और जो भी आपके बुलियन एक्सप्रेशन का जो लॉ मैंने बता रखा है उसको अच्छे से आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जो क्लास नंबर 19 है उसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बाकी मैं PYQ जब सीरीज करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी और अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। तो इसके उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।